Assalamu alaikum students, my name is Sir Shahrukh and I am your physics teacher. Welcome to the online lectures of Real Scholars College. This lecture is for class first year, chapter number 10, topic 10.11, Carnot heat engine. Student, you have studied your chapter up to the second law of thermodynamics, and also you have discussed about your heat engine and its efficiency. Now today our topic is Carnot heat engine and its efficiency. First of all, students, recall that the heat engine is a closed system which follows the cyclic process, operates in a cyclic process by taking heat from a hot reservoir and converting some of it into useful work done, and remaining heat is given to the cold reservoir. तो ये प्रोसेस होता है एक हीट इंजन का साइक्लिक, और ये बार बार चलता रहता है. बट कार्नट ने अपनी तरफ से 1884 में जो है वो एक हाइपोथेटिकल आइडियलाइज्ड सिस्टम उसने जो है वो लॉन्च बताया था, एक्सप्लेन किया था. यानी ये साइक्लिक प्रोसेस ही था बेसिकली, बट उसने इस इंजन को नाम दिया कार्नट इंजन. ठीक है, 1824 में. तो उसमें ये था कि उसने ये कहा ये था बेसिकली कि कार्नट इंजन जो है ये मोस्ट एफिशिएंट इंजन है. ठीक है, यानी जो मैं साइकिल एक बता रहा हूँ आपको, कार्नट साइकिल जैसे हम कह रहे हैं, उस साइकिल को जिस इंजन में वो साइकिल फॉलो होगा उसे हम नाम देंगे कार्नट इंजन का. तो उसने कहा था कि एफिशिएंसी ऑफ एक्चुअल हीट इंजन इज़ ऑलवेज लेस देन द कार्नट इंजन. मतलब कि कार्नट इंजन जो है वो सबसे मैक्सिमम एफिशिएंसी रखने वाला इंजन है. ठीक है, तो उसने ऐसा एक इंजन बताया था जिसकी एफिशिएंसी 100% थी. बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये. प्रैक्टिकली आपको कोई ना कोई लॉस का सामना करना ही पड़ता है, किसी ना किसी तरह के हीट लॉस का. तो बट उसने जो साइकिल दिया था वो था क्या उसमें बेसिकली एक अपरेटस था आपके पास जिसमें गैस इनक्लोज थी किसी सिलेंडर में, और उसकी जो वॉल्स थी वो सारी की सारी क्या थी, चारों तरफ से तीनों तरफ से इंसुलेटेड थी. फॉर एग्जांपल साइड वॉल्स होती वो इंसुलेटेड थी, यानी उनमें से हीट का फ्लो नहीं हो सकता था, और जो उसका पिस्टन था उसमें से भी हीट का फ्लो नहीं हो सकता था. ये मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ. कार्नट हीट साइकिल को हम इस डायग्राम से स्टडी करेंगे. सबसे पहले आपके पास मैं बताता चलूँ, कार्नट साइकिल के अपरेटस में एक कोल्ड रिजर्वायर थी जिसका टेम्परेचर कोल्ड टेम्परेचर था. ठीक है, आप T2 कह लें. और एक हॉट रिजर्वायर थी जिसका टेम्परेचर T1 था. और ये T1 इनफाइनाइट था. इनफाइनाइट होने का मतलब ये है कि इससे जितनी भी हीट ली जाएगी तो इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. और ये भी इसका टेम्परेचर भी बहुत कम था कि इसको जितनी भी हीट दी जाए तो इस रिजर्वायर का टेम्परेचर इंक्रीज़ ना हो. इसके अलावा कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल था. ये वाइट से कलर का जो है नीचे ये इंसुलेटर है पूरा का पूरा, ये वाइट. ठीक है, इंसुलेटिंग बेस है ये इसकी. जो पिस्टन है आपके पास ये, और ये जो साइड वॉल्स है आपके पास ये सब जो हैं ये इंसुलेटिंग थी, यानी इनसे हीट का ट्रांसफ़र नहीं पॉसिबल था. बट ये जो बेस है सिस्टम की, ये जो सिलेंडर है आपके पास, इसकी जो बेस थी ये कंडक्टिंग थी. यहाँ से हीट जो है वो पास हो सकती थी. इसके अलावा जो अंदर है वो क्या है, गैस. उसको आप क्या नाम दे रहे हैं, सिस्टम. ठीक है, वो आपका सिस्टम है. तो ये कुछ इसका अपरेटस था कि इसमें 5 चीज़ थी आपके पास: हॉट रिजर्वायर, कोल्ड रिजर्वायर, इंसुलेटर, पिस्टन, सिस्टम, गैस, और इसकी कंडक्टिंग बेस और नॉन कंडक्टिंग वॉल्स. किया कुछ इस तरह था कार्नट ने कि सबसे पहले स्टेप में आपके पास ये पूरे साइकिल है, साइकिल के 4 स्टेप्स हैं और साइक्लिक प्रोसेस है. ठीक है, तो इसके सबसे पहले स्टेप में क्या हो रहा था, सबसे पहले स्टेप में हमने सिस्टम को उस सिस्टम का जो प्रेशर था वो P1 था, टेम्परेचर कुछ V1, टेम्परेचर भी V1 था इस जगह पे, इसी पॉइंट पे. ठीक है, यानी प्रेशर इस पॉइंट पे और इसी पॉइंट पे वॉल्यूम. ठीक है, ये वॉल्यूम है इस पॉइंट पे, ये प्रेशर है इस पॉइंट पे. कोई वैल्यूज़ हैं इनकी. ठीक है, हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इस पिस्टन को हॉट रिजर्वायर पे रखा और कंडक्टिंग बेस की वजह से हीट इसके अंदर एंटर हुई. अब पिस्टन, क्योंकि हमने आइसोथर्मल प्रोसेस देखना है, इसमें हमने आइसोथर्मल केस रखा है, हमने कोई हीट को जो है वो टेम्परेचर को इंक्रीज़ नहीं होने देना. ठीक है, वो कैसे इंक्रीज़ नहीं होने देना, वो हमने आइसोथर्मल प्रोसेस रखा है. अगर तो हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ अगर नहीं होने देना, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे जब हीट दी जाएगी
तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसा कि आइसोथर्मल प्रोसेस में आपके पास हुआ था। तो पिस्टन विल मूव अप, पिस्टन मूव अप करेगा तो इसका मतलब ये है कि प्रेशर आपका कम हो गया, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहा, ये इक्वल का साइन का मतलब है कांस्टेंट रहना, लेकिन वॉल्यूम आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम आपका इंक्रीज़ कर जाएगा यहाँ पे। यहाँ से अब इस प्रोसेस को अगर पहले जो साइकिल के 4 प्रोसेस में से जो पहला प्रोसेस है अगर वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि हीट करने से पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। और ग्राफ में हम इस चीज़ को किस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ से आप देखें पहले कोई प्रेशर था यहाँ पे, अब प्रेशर हो गया डिक्रीज़, ठीक है। जब इस पॉइंट पे आपका सिस्टम पहुँचा है यूँ आइसोथर्मल एक्सपेंशन होके, और वॉल्यूम पहले था V1 अब हो गए यहाँ पे इंक्रीज़ हो गए V2, ठीक है। यहाँ पे आप कहें वॉल्यूम V1 था, यहाँ पे V2 हो गया। प्रेशर यहाँ पे P1 था, ज़्यादा था, अब नीचे डिक्रीज़ हो के P2 हो गया, ठीक है। टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहा क्योंकि आइसोथर्मल एक्सपेंशन है ये, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ तो एक्सपेंशन। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, साइकिल के नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने नेक्स्ट स्टेप में हमने इस सिस्टम को उठा के इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर रखा। तो अब क्या हुआ, अब ये साइड वॉल्स और पिस्टन तो पहले इंसुलेटिंग था, अब बेस भी इंसुलेटिंग हो गई, यानी अब बेस से भी हीट का ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं रहा, यानी चारों तरफ से ये बंद हो गया। तो याद होगा आपको एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने यही पढ़ा था कि हम लोग सिस्टम का जो है कोई सिस्टम वर्क डन करता है, ठीक है, विदाउट चेंज इन हीट, यानी उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वही वर्क डन शर्क डन में कन्वर्ट होती है, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। अच्छा, यहाँ पे जब प्रेशर को हमने मज़ीद कम किया या प्रेशर हमने नहीं डाला या रिलीज़ किया प्रेशर, तो यहाँ पे मज़ीद वॉल्यूम एक्सपेंड होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर ही। टेम्परेचर क्यों, टेम्परेचर अगर चेंज होता भी है, टेम्परेचर अगर कम होता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो लेकिन एक्सटर्नली कोई हीट अंदर या बाहर नहीं आई या ये हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ, इसलिए ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो टेम्परेचर के प्रेशर के कम होने से यहाँ पे आपके पास, क्योंकि एक्सपेंशन हुई थी, प्रेशर कम हो गया था, अब एडियाबैटिकली वॉल्यूम क्या करेगा, मज़ीद एक्सपेंड करेगा विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो थोड़ी सी अब इसके अंदर वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो रहेगी। इस ग्राफ में आप देखें तो यहाँ पे आपके पास पहले वॉल्यूम था यहाँ तक V2, ठीक है, अब मज़ीद एक्सपेंड होकर वॉल्यूम V3 हो चुका है, और प्रेशर जो यहाँ तक डिक्रीज़ हुआ था अब मज़ीद डिक्रीज़ होकर प्रेशर भी P3 हो चुका है, यानी प्रेशर डिक्रीज़ हुआ है और वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा इससे, ठीक है। तो ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है बिकॉज हीट एक्सचेंज नहीं हुई एनवायरनमेंट से, ठीक है। तो प्रेशर का वॉल्यूम मज़ीद इंक्रीज़ करेंगे। अब थर्ड स्टेप में आपने इसे हमने नाम दे दिया एडियाबैटिक। अब थर्ड स्टेप में हमने इस सिस्टम को उठा के कोल्ड रिजर्वायर पर रख दिया। अब जब कोल्ड रिजर्वायर पे रखा, ठीक है, तो आपके पास आपने यहाँ पे आपने देखा कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने से जब यहाँ पे हीट जो है वो रिलीज़ होनी है बाहर, यानी कोल्ड रिजर्वायर की तरफ हीट जानी है, तो वॉल्यूम ने कम होना है, ठीक है, वॉल्यूम आपका डिक्रीज़ करेगा। यहाँ पे वॉल्यूम क्यों डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर हमने रखा है कांस्टेंट, आइसोथर्मल कंप्रेशन है ये, ठीक है, और प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर से बढ़ जाएगा। यानी हमने वॉल्यूम डिक्रीज़ किया, प्रेशर को बढ़ा के, बट टेम्परेचर को हमने क्या रखना चाहा, सेम रखना चाहा, और टेम्परेचर को हमने सेम रखने की वजह से ही प्रेशर को बढ़ाया, ठीक है, और वॉल्यूम जिसकी वजह से डिक्रीज़ हो गया। अदरवाइज़ अगर हम प्रेशर ना बढ़ाते, ऊपर से वॉल्यूम को उतना ही रहने देते, तो इस सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता। चूँकि हमने टेम्परेचर को इक्वल रखना था, तो डिक्रीज़ इन वॉल्यूम को हमने कहाँ से कंपनसेट किया है, प्रेशर के इंक्रीज़ से, ठीक है। तो प्रेशर इंक्रीज़ करने से हमारा वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया, बट हमारी टेम्परेचर हमारा इक्वल रहा, कांस्टेंट रहा, ठीक है। तो प्रेशर यहाँ पे आप देखें आइसोथर्मल कंप्रेशन में थर्ड स्टेप ऑफ द कार्नोट इंजन में आपके पास वॉल्यूम V3 था, V3 से वॉल्यूम अब इस वैल्यू तक आ चुका है, यानी डिक्रीज़ हो चुका है, ठीक है। इसको आप V4 भी कह सकते हैं, कोई भी V की वॉल्यूम है, V की वैल्यू है, क्योंकि V1 तो यहाँ पे था, ठीक है, ये V1 था, तो ये V2 था, ये V3 है, तो ये V4 कोई वॉल्यूम है इसका। बट यहाँ पे प्रेशर जो है पहले P1,
फिर P2 हुआ, फिर P3 हुआ, अब थोड़ा सा इंक्रीज़ होके यहाँ पे आ चुका है P4, ठीक है। तो प्रेशर कितना है P4, कोई भी वैल्यू आप इसको दे सकते हैं। तो प्रेशर इंक्रीज़ हुआ है और वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। इस आइसोथर्मल, इसे कंप्रेशन कह रहे हैं, वॉल्यूम डिक्रीज़ को कंप्रेशन कह रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। नेक्स्ट इसके बाद लास्ट स्टेप है कार्नट साइकिल का, ठीक है। ये कार्नट साइकिल का लास्ट स्टेप कुछ यूँ है कि हमने इस रिजर्वायर को, इस पूरी सिस्टम को उठा के फिर दोबारा इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर रख दिया, यानी इसकी चारों साइड्स अगेन आइसोलेट हो गई एनवायरनमेंट से। तो अगेन ये कोई एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, ठीक है। हीट एक्सचेंज ना होना एनवायरनमेंट से इज़ नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इस एडियाबैटिक प्रोसेस में अब होगा क्या, अब चूँकि प्रेशर हमने रखा हुआ है, प्रेशर हमने दिया हुआ है, इंक्रीज़ करे थे, तो वॉल्यूम डिक्रीज़ करता जा रहा है। बट अब चूँकि कोल्ड रिजर्वायर नीचे नहीं है तो टेम्परेचर, इसका हीट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होगी, ठीक है। तो हमने पहले क्या हुआ था, हीट ट्रांसफ़र हो गई थी, टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा था, तो हमने उसको प्रेशर बढ़ा के टेम्परेचर को मज़ीद बढ़ा लिया था, कांस्टेंट कर लिया था, क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा था, क्योंकि कोल्ड रिजर्वायर में हीट जा रही थी। बट अब नीचे कोल्ड रिजर्वायर नहीं है, तो अब हम मज़ीद अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो अब टेम्परेचर तो कम नहीं होगा, बल्कि और सेम भी नहीं रहेगा, ठीक है। बल्कि क्या होगा, टेम्परेचर आपका थोड़ा सा इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। वॉल्यूम आपका मज़ीद कम होगा, प्रेशर आपका और बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप देखें ग्राफ के अंदर प्रेशर की वैल्यू P4 से अगेन इंक्रीज़ होकर वापस P1 पे चली गई, इतना इंक्रीज़ आ गया। और वॉल्यूम की जो वैल्यू थी वो यहाँ पे V4 थी, मज़ीद थोड़ी सी डिक्रीज़ होके अगेन कहाँ आ गई, V1 पे वापस अपनी इनिशियल स्टेट्स पे आ गई। और टेम्परेचर भी कितना इंक्रीज़ होगा, जितना पहले था T1, ठीक है। तो बात ये है कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, यहाँ पे सारा का सारा वर्क जो प्रोसेस है, चारों प्रोसेस, सारी की सारी साइकिल, सारी की सारी थर्मोडायनेमिक स्टेट जो हैं वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ चुकी हैं, कोई लॉस नहीं हुआ। यानी कहने का मतलब ये है कि ये आपके पास कार्नट साइकिल था पूरा, और ये क्या था, ये आपके पास 100% एफिशिएंट था। जो इनिशियल स्टेट थी वो सारी की सारी में वापस मिल गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो वर्क डन है वो कितना हुआ। फिर इंजन ने कोई वर्क डन किया होगा ना, इंजन ने अगर वर्क डन नहीं किया तो फ़ायदा तो नहीं हमें इंजन का। तो जो इंजन ने वर्क डन किया वो हम फाइंड कर सकते हैं एरिया अंडर द ग्राफ से। जो ग्राफ में एरिया आ रहा है आपका, यहाँ से आप वो वर्क डन निकाल सकते हैं जो उसने किया है कार्नट साइकिल। अब यही साइकिल अगर कोई इंजन फॉलो करेगा तो हम उसे क्या नाम देंगे कि वो कार्नट हीट इंजन है। उसकी एफिशिएंसी बेसिकली कही जा रही थी कि 100% है, कार्नट नहीं, उसकी एफिशिएंसी हमें बताई कि कोई भी सिस्टम, कोई भी इंजन कार्नट इंजन से ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हो सकता। बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है भी नहीं खुद भी। तो हुआ क्या बेसिकली, ये आप यहाँ से अगर थर्मल एफिशिएंसी देखें इस हीट इंजन की, कार्नट हीट इंजन की, तो आउटपुट वर्क डन हुआ था कुछ, डिवाइडेड बाय इनपुट हमने क्या दी थी, हीट Q1, जो कि हॉट रिजर्वायर से ली थी स्टार्ट में, अब जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रही थी, ठीक है। तो इनपुट तो कोई देनी थी, तो ये Q1 हमारे पास इनपुट है, डेल्टा W हमारे पास वर्क डन है, एफिशिएंसी क्या होगी। और आपने एक और कल हीट इंजन की जब हमने डेरिवेशन की थी उसकी एफिशिएंसी की, तो वहाँ पे हमने देखा था कि कैसे डेल्टा W जो है वो Q1 माइनस Q2 के बराबर है। यानी वर्क डन क्या था, हीट टेकन इन बाय द सिस्टम एंड रिमेनिंग हीट गिवन बाय द सिस्टम आउट टू द कोल्ड रिजर्वायर। जो इनका डिफरेंस था वो वर्क डन में कन्वर्ट हुआ था, यानी उतनी एनर्जी। अच्छा, इसको हमने सेपरेट करके लिखा था Q1 बाई Q1 माइनस Q2 बाई Q1। Q1 बाई Q1 will become 1 माइनस Q2 बाई Q1 will be written as it is। अब यहाँ पे चूँकि हमें ये बात पता है टेम्परेचर ज़्यादा हो तो हीट भी उतनी ही, टेम्परेचर जितनी हीट आपके पास होती है सिस्टम की, उतनी ही उसका टेम्परेचर होता है सिस्टम के अंदर जितनी हीट होती है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, Q2 को T2 के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। और Q1 को T1 के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास Q2 बाई Q1 की रेशियो T2 बाई T1 से भी रिप्रेजेंट की जा सकती है। अब हम इसको इस टर्म में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो रिजर्वायर्स होंगे उनके हमने टेम्परेचर्स भी तो देखने हैं। T2 और T1 हमें तो टेम्परेचर्स पता होंगे, तो हम इस Q2 और Q1 को, हमें हीट नहीं पता होगी, हमें टेम्परेचर्स पता होंगे। तो हम T2 और T1 जो है उस टर्म्स में अगर इस फार्मूला को लिखें तो वो कुछ यूँ बनेगा, ठीक है। 1 माइनस T2 बाई T1, ये आपके पास एफिशिएंसी है हीट इंजन की, कार्नट हीट इंजन की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें, अगर सिस्टम सारी की सारी जो हीट है Q2 वो ले और उसको वर्क डन में कन्वर्ट कर दे तो Q2 ज़ीरो हो जाएगा या T2 यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर लोड रिजर्वायर का टेम्परेचर हम ज़ीरो रख दें, 0 केल्विन रख दें,
तो आपके पास क्या होगा, एफिशिएंसी कितनी आएगी, 100%। और इसी तरह अगर आप T1 का टेम्परेचर इनफाइनाइट रख दें, यानी हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर भी इनफाइनाइट रख दें, तो T2 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा आपके पास, 0। 1 माइनस 0 विल बी 1, उस तरह भी 100% एफिशिएंसी आएगी, ठीक है। लेकिन कार्नेट ने ये बताया कि एफिशिएंसी जो है वो सबसे ज़्यादा है कार्नेट इंजन की, लेकिन इससे ज़्यादा जो है कोई भी इंजन एफिशिएंट नहीं हो सकता, बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लीजिए, बुक से रीड कर लीजिए। ये आपके पास ये लिखा है, स्टेटमेंट एक लिखी है कि कार्नेट थ्योरम क्या है। यहाँ पे कार्नेट थ्योरम यहाँ पे लिखा है, नो रियल हीट इंजन, कोई भी रियल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू हीट रिजर्वायर्स कैन बी मोर एफिशिएंट देन द कार्नेट हीट इंजन, ठीक है। तो ये आप स्टडी करें पूरा टॉपिक बुक से, और कुछ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।